सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। और बिकॉज ये लेक्चर एक क्विक रीकैप लेक्चर है तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, बल्कि सारे के सारे जो बेसिक फार्मूलाज हैं या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। तो आप सबने अगर चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है कम्प्लीटली और एक आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी डिटेल्स चाहते हैं कि वो समझाई जाएंगी तो इस लेक्चर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आप पढ़ते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ना। तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो हम सब जानते हैं कि आपको आईआईटी में अच्छा स्कोर करना है या बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करना है। तो उसके अलावा क्योंकि किसी भी चैप्टर की इम्पॉर्टेंस इसलिए नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स लेने हैं और भूल जाना है। ठीक है, हर एक साइंस के हर एक चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंस है कि डे टू डे लाइफ में या आगे आप जब साइंस एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो उसमें इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाएगा। तो पहला पॉइंट देखिए, रेगुलेटिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कि एटमॉस्फेयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रेगुलेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है, जो फैक्टर्स उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्योर वाटर की पीएच के बारे में पूछा जाए तो आप बोलोगे प्योर वाटर की पीएच क्या होती है, एग्जैक्टली 7। तो ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है, ये एग्जैक्टली न्यूट्रल होता है अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखते हैं। बट अब आपको कहा जाता है कि आपके पास एक ग्लास में वाटर, आपको पानी दिया गया है और ये ग्लास खुला पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको तो क्या ये ग्लास जो है ये प्योर वाटर? ठीक है, बट क्योंकि ये ओपन पड़ा है ग्लास, ये फाइनली एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करेगा, जिससे CO2 पानी में डिसॉल्व होने पे क्या बनाता है, H2CO3। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनिक एसिड बनेगा, इस कार्बोनिक एसिड के वजह से ये जो वाटर है ये थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि H2CO3 फर्दर क्या रिलीज़ करता है, H पॉजिटिव आयंस। तो ये दो स्टेप्स में डिसोशिएट होता है। तो फाइनली जो आपके पास यहाँ पर ग्लास में ओपन पड़ा हुआ वाटर कहीं पर भी होगा, खुला पड़ा है अगर पानी, तो उसकी pH 7 नहीं होती, इसकी जो pH है इट इज़ लेस देन 7 और ये 5.8 के आसपास हो सकती है। तो क्योंकि वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है और वो कितनी डिसॉल्व हो रही है। अब देखिए, अब ये सिंपल ग्लास में रखे हुए पानी का कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डे टू डे लाइफ में, बट अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी एटमॉस्फेयर में वो पानी में डिसॉल्व हो रही है। तो इन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास पानी कहीं भी पड़ा है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एटमॉस्फेयर में वो थोड़ी सी गैस यहाँ पर पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। तो पानी के अंदर जो डिसॉल्व है उसको हम CO2 एक्वस लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम होगा। दूसरा इक्विलिब्रियम क्या है कि ये CO2 जो एक्वस है ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2CO3 एक्वस, और ये H2CO3 एक्वस फर्दर H2O के साथ कंबाइन करके हमें देता है HCO3 नेगेटिव एक्वस प्लस H3O पॉजिटिव एक्वस। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो HCO3 नेगेटिव है एक्वस, ये एक और H पॉजिटिव लूज करेगा तो हमें मिलेगा CO3 2 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब ये जो H3O पॉजिटिव है, चाहे आप H पॉजिटिव लिखिए या H3O पॉजिटिव लिखिए, बात सेम है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिटी, कि पानी अगर एसिडिक होता है तो उसकी एसिडिटी H3O पॉजिटिव, कहीं पर भी अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं तो वो H पॉजिटिव की वजह से होती है। अब ये पूरा का जो प्रोसेस है
ये कैसे एटमॉस्फेरिक CO2 को बैलेंस करेगा, रेगुलेट करेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो है ओशंस की। तो ओशंस में क्या होता है, ओशंस में आपका CO2 डिज़ोल्व होता है और डिज़ोल्व होने के बाद ये सारे स्टेप्स के थ्रू वो फर्दर कार्बोनिक एसिड बना के उसको डिसोशिएट करता है। तो अगर ओशंस नहीं होते, समुद्र नहीं होते, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मेजर पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, मेजर पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट, वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लिया है ओशन वाटर ने, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेरिक CO2 कंट्रोल रहती है। अब जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपने पढ़ा है कि अगर रिएक्टेंट बढ़ा दिए जाएं किसी भी रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। मीन्स रिएक्शन नॉट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो अगर ये CO2 गैस बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे CO2 बढ़ती जाती है एटमॉस्फेयर में वो पानी में डिसॉल्व होती जाती है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओशंस की एसिडिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओशंस एब्जॉर्ब अ ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 गैस। तो यहाँ पर CO2 एब्जॉर्ब करने से ओशंस की जो एसिडिटी है वो बढ़ रही है। तो अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल एरा से पहले की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरा से पहले ओशंस की pH करीब 8.2 थी और अब ये pH करीब 8.1 पे आ गई है। तो आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है 8.2 से 8.1 का, बट क्योंकि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और pH में क्या रिलेशन है, नेगेटिव लॉगरिथमिक। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जब 30 टाइम्स बढ़ती है तब जाके 0.1 का डिफरेंस आता है। तो ऐसा नहीं है कि 8.2 से 8.1 का मतलब है ज़्यादा H पॉजिटिव का डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पर H पॉजिटिव इंक्रीज बाय 30%, तब जाके ये डिफरेंस आता है। अब सेकंड रीज़न कि एक्सेस CO2 को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अब किसी वजह से अगर ओशंस की एसिडिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है। देखिए, जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो ये दो इक्विलिब्रियम यहाँ पर यूज़ होंगे। ज़्यादा H3O पॉजिटिव आने से इन दोनों इक्विलिब्रियम को किस तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, बैकवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट में एक आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो ये बैकवर्ड जाएगा। अब बैकवर्ड जाने में CO3 2 नेगेटिव कंज्यूम हो रहे हैं, कार्बोनेट आयन। तो ओशंस में जो कोरल शेल्स आपने देखी होंगी, कोरल शेल्स होती हैं, तो कोरल्स होते हैं, शेल्स होती हैं, ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट वैसे तो बहुत कम आयनाइज होता है, बहुत ही कम, पर फिर भी अब अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो ये कार्बोनेट आयन कंज्यूम होगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो उसको मेंटेन करने के लिए ये कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर आयनाइज होगा। तो मतलब हमारे पास जो कोरल्स हैं ओशंस में वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ज़्यादा एसिडिटी जब बढ़ती है ओशन वाटर्स की तो जो कोरल हैं वो सारे के सारे डिसॉल्व होते हैं, तो उनका एग्जिस्टेंस भी इससे खतरे में आ रहा है। तो अब क्या आपको एक ब्रॉडर पिक्चर, एक बड़ी क्लैरिटी इस कॉन्सेप्ट में आई होगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ा जाता, इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में और बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में या नेचुरल प्रोसेसेस में। अब ये तो हो गया एक नेचुरल प्रोसेस का एग्जांपल। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए, एनसीईआरटी के फर्स्ट पॉइंट में या फर्स्ट पैराग्राफ में ये डिफाइन किया गया है
कि ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन की, वो उन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश हुए इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करती है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 1 Hb मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 O2 मॉलिक्यूल्स। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो लंग्स से ऑक्सीजन रिच, मतलब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है, देखिए हीमोग्लोबिन लंग्स से क्या करता है, एब्जॉर्ब्स O2, फिर ये क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कहाँ जाता है, बॉडी टिश्यूज में, एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, जहाँ से ये ऑक्सीजन आपके बेसिक प्रोसेसेस में यूज़ की जाती है और एनर्जी ये रिलीज़ करती है। ठीक है, तो अब हम हीमोग्लोबिन का जो मेन पर्पस है वो तो समझते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन अपना काम प्रॉपर नहीं करे तो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। जिस पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी वो पार्ट डेड हो जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी बनाने के लिए, अपने प्रोसेसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब एक हीमोग्लोबिन 4 O2 एब्जॉर्ब या कॉम्प्लेक्स उनके साथ बनाता है, उनको एब्जॉर्ब करता है। तो ये प्रोसेस हम एक इक्विलिब्रियम की तरह समझ सकते हैं, Hb + O2। एक O2 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ, तो ये पहला स्टेप है। इसके बाद ये HbO2 एक और नेक्स्ट स्टेप में ये एक और O2 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, तो HbO2 ट्वाइस। इसी तरह से 2 और स्टेप्स में ये फाइनली HbO2 तो जब 4 O2 मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, दिस इज द फाइनल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप मैंने लिखा नहीं है, वो सिंपल है, HbO2 ट्वाइस प्लस 1 O2 गिव्स यू H2O2, HbO2 थ्राइस। तो ये है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन का मैकेनिज्म। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें इक्विलिब्रियम की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम इस मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस तो आप जानते हैं कि हम अगर जिंदा हैं तो किसकी वजह से हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स के बनने में ये इक्विलिब्रियम रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर अगर O2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है तो ये रिएक्शन सारे के सारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, और अगर कहीं पर O2 की कंसंट्रेशन घट जाती है, देखिए अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को लेते हैं सिर्फ, या सपोज हम फाइनल रिएक्शन इसी को लेते हैं, तो यहाँ पर अगर O2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर O2 की कंसंट्रेशन कम होती है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अब सारा का सारा जो प्रोसेस है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनता है। लंग्स में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब वहाँ पर O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में जाके ऑक्सीजन छोड़ क्यों देता है, क्योंकि उसको फाइनली ऑक्सीजन वहाँ पर रिलीज़ करनी है, टिश्यूज़ को देनी है। तो वहाँ पर इसलिए रिलीज़ करता है क्योंकि ही टिश्यूज़ में जाने पर वहाँ पर तो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी या बहुत कम थी, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नॉर्मल से काफ़ी कम होती है, तो उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये बैकवर्ड चलता है रिएक्शन, और ये O2 रिलीज़ करता जाता है। तो ये सारे स्टेप्स में O2 रिलीज़ करता जाएगा। अब जो हीमोग्लोबिन बचा है, ये जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनी है बॉडी में, उसको अटैच करके बाहर लेके आता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो इसका मतलब हुआ कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने के लिए भी हमें इक्विलिब्रियम की समझ होना ज़रूरी है। तो आई होप अब आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में
थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बहुत सिंपल और इजी चैप्टर है। तो अब हम जल्दी से देखेंगे कि मेन कॉन्सेप्ट्स या मेन पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक डिस्कशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को हम डिफरेंट तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है जहाँ पर सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल H2O सॉलिड H2O लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, या आप बोल सकते हैं H2O लिक्विड H2O गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो भी स्पीशीज़ है उसकी केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये सिर्फ फिजिकल प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्टेंट की केमिकल नेचर और प्रोडक्ट की केमिकल नेचर में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस मिला के HI बनाते हैं तो रिएक्टेंट्स डिफरेंट हैं, प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जबकि यहाँ पर H2O ही है दोनों तरफ, सिर्फ उसकी क्या डिफरेंट है, उसकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। यहाँ पर वो सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम को। देन होमोजीनस और हिट्रोजीनस। देखिए, यही एग्जांपल अगर आप यहाँ लेते हैं H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स यू 2HI गैस। होमोजीनस का मतलब है कि पूरे इक्विलिब्रियम में एक ही फेज होना चाहिए। तो सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिर्फ गैसियस में हैं तो ये होमोजीनस है। अगर सारे सॉलिड में हों तब भी होमोजीनस होगा, सारे लिक्विड में होंगे तब भी होमोजीनस होगा। हिट्रोजीनस, ये एग्जांपल हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ सॉलिड में है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में है। तो जब भी एक से ज़्यादा फेज प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हिट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर दो फेज हैं, सॉलिड और गैस। एक और एग्जांपल हो सकता है लिक्विड और गैस, या सॉलिड एंड लिक्विड। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड से कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है। तो ये दोनों रिएक्शन बराबर स्पीड से हो रहे हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसके लिए ओपन वेसल चाहिए या क्लोज्ड वेसल? तो यहां इक्विलिब्रियम करवाने के लिए हमें ओपन वेसल चाहिए। करेक्ट? गलत, हमें चाहिए क्लोज्ड वेसल, क्योंकि ओपन वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकल गई तो कार्बन ये कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन करके वापस जाएगा? तो कोई भी गैसियस कंपोनेंट अगर आपके रिएक्शन में है तो हमें एक क्लोज्ड वेसल चाहिए होता है ताकि वो गैस बाहर ना निकले, क्योंकि एक भी चीज़ बाहर चली गई तो रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड प्रॉब्लम होगी। तो इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जनरली क्लोज्ड वेसल में, खास करके जब गैसेस हों तब तो हमेशा क्लोज्ड। अगर हाँ तीनों ही सॉलिड हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सॉलिड हैं, तो ओपन और क्लोज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप ओपन वेसल में भी इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, कोई रिएक्शन आपको दिया गया है इस तरह का, तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा? K फॉरवर्ड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टॉक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स इज इक्वल टू K बैकवर्ड इंटू C रेज टू पावर इट्स स्टॉक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट इंटू D रेज टू पावर इट्स स्टॉक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो यहाँ से K फॉरवर्ड अपॉन K भी चला जाएगा, तो K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, K क्या है यहाँ पे? रेट कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो K फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट ही के इक्विलिब्रियम होता है। और एक्सप्रेशन आ गया C रेज टू पावर C इंटू D रेज टू पावर D डिवाइड बाय A रेज टू A इंटू B रेज टू B, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है जहां इसकी
जो एनर्जी है या इसका जो केमिकल पोटेंशियल है सिस्टम का, वो अपने मिनिमम वैल्यू पे है, जिसको आप ऐसा भी बोलते हैं कि सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी अपनी मिनिमम वैल्यू पे है। क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी अपनी मिनिमम वैल्यू पे है। तो उसके बाद सिस्टम ना आगे जाता है ना पीछे आता है, मैक्रोस्कोपिकली नॉट माइक्रोस्कोपिकली। तो मतलब हुआ कि अब रिएक्शन आपको लगेगा कि रुक चुका है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जितनी उसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन होंगी वो चेंज होना बंद हो जाएंगी टाइम के साथ। मीन ना प्रोडक्ट अब बढ़ेगा ना वो घटेगा, रिएक्टेंट्स भी ना आप बढ़ेंगे ना घटेंगे। अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर चेक करते हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, कलर चेंज नहीं होगा, कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होंगे। मतलब कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है वो सिस्टम की चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। ठीक है, प्रोवाइडेड आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं। टेम्परेचर अगर आपने छेड़ दिया तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी इक्विलिब्रियम में सारी की सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जिनको आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक नहीं करना पड़ता, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज होना बंद कर देती हैं। इक्विलिब्रियम डायनेमिक है नेचर में, इसका मतलब हुआ कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो मॉलिक्यूल अभी भी कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, उनके टकराने से क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्टेंट्स टकरा रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट टकरा रहे हैं तो वापस रिएक्टेंट बन रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला हुआ है मामला। बट अगर 5 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं तो वापस से प्रोडक्ट के 5 रिएक्टेंट में आ जाएंगे। मतलब जिस स्पीड से हम फॉरवर्ड जा रहे हैं उसी स्पीड से बैकवर्ड जा रहे हैं। तो आपने 4 कदम आगे लिए और फिर 4 कदम पीछे ले लिए तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो माइक्रोस्कोपिक पे रिएक्शन चल रहा है, बट मैक्रोस्कोपिकली देखें तो चेंज कोई भी नहीं आ रहा। अब रेट क्या होता है इक्विलिब्रियम पे? देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे स्लो होता जाता है और बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ता है। इक्विलिब्रियम पे दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं। तो ये हुआ रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, बराबर होते हैं, एग्जैक्टली यहाँ मिलने चाहिए दोनों कर्व। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, अब ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट तो पहले मैक्सिमम है, वहाँ से घटेगा, प्रोडक्ट पहले 0 है, वहाँ से बढ़ेगा। तो फाइनली इक्विलिब्रियम तब आता है जब इनकी कंसंट्रेशन चेंज होना बंद कर देती हैं। मीन्स अब इस टाइम के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी पे फिक्स हो गई है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतने पे फिक्स हो गई है। तो जब उनकी कंसंट्रेशन पैरेलल टू टाइम, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएं, तो मतलब आपका इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो इस पॉइंट के पीछे जो रिएक्शन है वो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है कि अभी कुछ चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं आया। इसके आगे का रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा जाता है। अब कंसंट्रेशन देखिए ये बराबर भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट को हमेशा नीचे ही जाना है प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट को डिक्रीज करना है, चाहे वो थोड़ा डिक्रीज करे चाहे ज़्यादा डिक्रीज करे, और प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। ये एक रिएक्टेंट है और यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हैं, क्योंकि 2 ग्राफ आ रहे हैं जो 0 से बढ़ रहे हैं। तो ग्राफ आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कैसा भी हो सकता है। ठीक है, बट रेट का ग्राफ इन दोनों को मिलना ही है यहाँ पे। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। मतलब अगर ए और बी के बीच में, या समझिए ए गिव्स यू बी प्लस सी, इनके बीच में इक्विलिब्रियम है। पहली बार आपने अकेला ए रिएक्शन में लिया तब भी वो उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। दूसरी बार आपने ए नहीं लिया, आपने बी और सी का मिक्सचर लिया, तब भी इक्विलिब्रियम फाइनली आके उसी पॉइंट पे बनेगा। अब तीसरी बार आपने थोड़ा सा ए लिया, थोड़ा सा बी लिया और थोड़ा सा सी लिया, तब भी इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे बनेगा। तो आप कैसे भी रखो, सारे कंपोनेंट्स को किसी भी अमाउंट में रखेंगे, कैसे भी रखेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन फिक्स है। तो आप चाहे फॉरवर्ड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलें या इन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलें, इक्विलिब्रियम वहीं आएगा जहां पहले आ रहा था।
कैटालिस्ट डालने पे क्या होता है, हाँ, इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए नॉर्मली आपको आधा घंटा लगता है। कैटालिस्ट डालने से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो वो जो आधे घंटे का काम है वो 10 मिनट में भी हो सकता है, 2 मिनट में भी हो सकता है। पर इक्विलिब्रियम आएगा उसी पॉइंट पे, जो के इक्विलिब्रियम है उसकी वैल्यू उतनी ही होगी। अगर इक्विलिब्रियम पे ए के 2 मोल बनते हैं तो कैटालिस्ट डालने के बाद भी 2 ही मोल बनेंगे, पर क्या होगा, वो जल्दी बन जाएंगे। तो किस स्पीड से इक्विलिब्रियम पे हम पहुंचते हैं इसका डिफरेंट होता है, पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन को स्लो डाउन भी करते हैं, उन्हें नेगेटिव कैटालिस्ट या पॉइजन या इनहिबिटर कहा जाता है। तो कैटालिस्ट स्पीड को चेंज करता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा आपको कि गिब्स फ्री एनर्जी अपने मिनिमम वैल्यू पे होती है। मिनिमम पे होगी तो मतलब अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। तो जब डेल्टा जी 0 हो गया इक्विलिब्रियम पे, Q के इक्विलिब्रियम के बराबर हो गया और हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। अब थोड़ा अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा डिटेल में इस पॉइंट की समझ सकते हैं। देखिए, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, R स्टैंड्स फॉर रिएक्शन। किसी रिएक्शन का डेल्टा जी बेसिकली है क्या, ये अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब कि रिएक्शन कितना हुआ है, अभी बहुत थोड़ा था, अभी थोड़ा और हो गया, थोड़ा और हो गया। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के साथ अगर गिब्स एनर्जी का ग्राफ आप बनाते हैं, कोई भी ग्राफ, किसी भी पॉइंट पे उसकी जो स्लोप आती है, इसी स्लोप को हम डेल्टा जी लिखते हैं। क्लियर? तो इट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी प्लॉटेड अगेंस्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा जी बेसिकली क्या है, डेल ऑफ जी डिवाइड बाय डेल ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर इस टाइम कांस्टेंट होने चाहिए जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक और डेफिनेशन इसके लिए आती है कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन बेसिकली प्रोडक्ट के केमिकल पोटेंशियल और रिएक्टेंट के केमिकल पोटेंशियल का डिफरेंस है। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, इसकी ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल पोटेंशियल बेसिकली पार्शियल मोलर गिब्स एनर्जीज होती हैं। मतलब डेल्टा जी क्या है, प्रोडक्ट की मोलर गिब्स एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की मोलर गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन। तो इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास रिएक्शन है A गिव्स यू B, तो A का कुछ केमिकल पोटेंशियल अपना होगा, B का भी होगा। अब केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग P। म्यू क्या है यहाँ पे, केमिकल पोटेंशियल। तो देखिए अब हम दोनों के लिए लिखेंगे, तो B का, जब हम B के लिए लिखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट B प्लस RT लॉग प्रेशर ऑफ B। A के लिए म्यू नॉट A प्लस RT लॉग प्रेशर ऑफ A। तो म्यू B माइनस म्यू A कितना हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन। यहाँ पर म्यू नॉट B माइनस म्यू नॉट A अलग कर लेंगे, प्लस RT लॉग PB बाय PA आ जाएगा। अब ये जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है डेल्टा जी नॉट, क्योंकि ये क्या है, केमिकल पोटेंशियल्स का डिफरेंस है उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में। तो ये डेल्टा जी नॉट हो गया। और जो नॉर्मल केमिकल पोटेंशियल्स का डिफरेंस हुआ वो आपका नॉर्मल डेल्टा जी आ गया। तो डेल्टा जी क्या है, केमिकल पोटेंशियल्स का डिफरेंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT लॉग Q क्या है, PB बाय PA, रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होता है, जब रिएक्टेंट की केमिकल पोटेंशियल प्रोडक्ट के केमिकल पोटेंशियल से ज़्यादा है। मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, प्रोडक्ट कम रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो रिएक्शन हमेशा उस तरफ जाएगा जहां वो स्टेबल हो। तो जब तक रिएक्टेंट्स की
रिएक्ट करने की टेंडेंसी या उनका केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा है प्रोडक्ट से, वो रिएक्ट करते जाएंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस कब हो गया? जैसे ही रिएक्टेंट का, देखिए इस पॉइंट पे है रिएक्टेंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट पे है प्रोडक्ट का पोटेंशियल, इसको कम होना है क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल कम होना चाहिए हमेशा। ये कम होता जाएगा, जब ये इसके बराबर आ जाएगा, अब ये उससे कम नहीं होगा, क्योंकि अगर ये और कम हो गया तो क्या हो जाएगा? सपोज रिएक्टेंट का पोटेंशियल यहाँ चला गया, अब बी का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो दूसरे की तरफ आने की ट्राई करेगा, कम होने की तरफ। इसको ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉल रखी आपने, अगर ये यहाँ रहेगी तब भी ये नीचे की तरफ जाएगी, अगर ये यहाँ रखेंगे तब भी नीचे की तरफ, तो इसको मिनिमम पे जाना है। वैसे ही बी को बी मिनिमम पे रहना है, तो बी अगर ए से बड़ा हो गया तब वो बैकवर्ड आएगा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब होता है जब रिएक्टेंट का केमिकल पोटेंशियल प्रोडक्ट के केमिकल पोटेंशियल से ज़्यादा हो। नॉन स्पॉन्टेनियस तब होता है जब प्रोडक्ट का ज़्यादा हो जाए, और इक्विलिब्रियम पे होता है जब दोनों के केमिकल पोटेंशियल्स बराबर होते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर गिब्स एनर्जी को हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के साथ प्लॉट किया है। अब देखिए यहाँ पर गिब्स एनर्जी डिक्रीज करती ही जा रही है और यहाँ रिएक्शन खत्म हो गया। ये 0 एक्सटेंट था और ये 100 है, मीन्स यहाँ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 0 था, अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। सभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं जाते, कुछ कंप्लीट होते हैं, कुछ बीच में रह जाते हैं, इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। तो जब एक रिएक्शन कंप्लीशन पे जा रहा है, इसका मतलब वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और गिब्स एनर्जी देखिए कम होती जा रही है लगातार। तो जब तक आपकी गिब्स एनर्जी कम हो रही है, मतलब रिएक्शन आगे चल सकता है। तो रिएक्शन खत्म हो गया और अब तक गिब्स एनर्जी कम ही हो रही थी। तो कंप्लीशन वाले रिएक्शन में गिब्स एनर्जी सिर्फ डिक्रीज करती है, और फाइनल पॉइंट पे जाके जब आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, फाइनल पॉइंट की गिब्स एनर्जी सबसे लो होती है पूरे ग्राफ में। बट ये जो ग्राफ है ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर गिब्स एनर्जी अभी डिक्रीज कर रही है। जब रिएक्शन कुछ यहाँ पे पहुँचा इस एक्सटेंट पे, तब हमने देखा कि गिब्स एनर्जी अपनी मिनिमम वैल्यू पे है, तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगी? 0। इसके बाद गिब्स एनर्जी बढ़ रही है, तो जो गिब्स एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब रिएक्शन इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसको मिनिमम वैल्यू पे रहना है। तो बॉल को अगर आप यहाँ से छोड़ते हैं तो वो यहाँ आते आते फाइनली इधर ही रुक जाएगी। तो ये है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ, और ये कंप्लीट होने वाले रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव के पार्ट से मैंने आपको समझाया है। अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना डिटेल जाने में रिक्वायर्ड नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, एक फॉर्मूला है Kp इज इक्वल टू KCRT रेज टू पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG क्या होता है? प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं? सिर्फ एक, क्योंकि ये सॉलिड है। रिएक्टेंट में गैस का कोई मोल है नहीं, तो 1 - 0, तो डेल्टा NG कितना आ जाएगा? 0। तो ये है डेल्टा NG। Kp इज इक्वल टू KX इंटू P रेज टू पावर डेल्टा NG, और ये P जो है ये टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे। रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं है, प्रोडक्ट का नहीं है, सबका मिला के टोटल प्रेशर है। यूनिट्स ऑफ Kp एटमॉस्फेयर रेज टू पावर डेल्टा NG। Kc के यूनिट्स मोल पर लीटर रेज टू पावर डेल्टा NG। KX क्या होता है? जब आप किसी रिएक्शन को उसके Kp और Kp का मतलब प्रेशर की टर्म्स में उसका K डिफाइन कर रहे हैं, Kc का मतलब है कंसंट्रेशन की टर्म में K डिफाइन कर रहे हैं, Kx का मतलब है मोल फ्रैक्शन की टर्म में K डिफाइन कर रहे हैं, और मोल फ्रैक्शन के तो कोई यूनिट्स होते नहीं हैं, इसलिए Kx भी यूनिटलेस होगा। अब ये रिएक्शन देखते हैं, 2A + 3B गिव्स यू C + 2D। ये इसके लिए रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन आ गया। ये जो एक्सप्रेशन है ये आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी टाइम पे। रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी प्रोडक्ट क्या है? 0, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या भरेंगे हम? 0,
तो QC क्या आ जाएगा, 0। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन कोशेंट 0 होता है। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ये दोनों बढ़ेंगे, ये दोनों बढ़ेंगे और ये दोनों कम होंगे। तो ये दोनों बढ़ रहे हैं, ये दोनों कम हो रहे हैं, तो Q क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है एज रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा Q बढ़ता ही जाएगा। कब तक, जब तक वो K के बराबर ना आ जाए, क्योंकि K की तो फिक्स वैल्यू है। तो जिस पॉइंट पे Q K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है रिएक्शन रुक जाता है। जब तक वो उससे कम है वो आगे जाएगा यहाँ पर पहुँचने के लिए। अगर Q आपका ऑलरेडी ज़्यादा है K से, मतलब आपने इनका अमाउंट कुछ ऐसा लिया है कि Q K से बड़ा आ रहा है, तो वो वापस जाएगा। तो कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा या बैकवर्ड चलेगा, ये हम कैसे पता लगता है, जब हम Q को कंपेयर करते हैं K के साथ। तो मान लीजिए K की वैल्यू है 10, जब आपका Q 10 से कम होगा तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, जब आपका Q 10 से बड़ा होगा रिएक्शन आएगा बैकवर्ड। तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ के मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या मतलब है। अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसी को हम K लिख देंगे, इसी एक्सप्रेशन को इक्विलिब्रियम पे। अगर K बहुत बड़ा है इसका मतलब हुआ ये जो टर्म्स हैं न्यूमरेटर में ये बहुत बड़ी हैं इनकी वैल्यू, और डिनोमिनेटर में जो है ये बहुत छोटा है। मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से बहुत ज़्यादा है। मतलब रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जा रहा है तो बहुत कम रिएक्टेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। मतलब रिएक्शन क्या बनाना पसंद कर रहा है, प्रोडक्ट। तो रिएक्शन इज़ प्रोडक्ट फेवरेबल, इस रिएक्शन में हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर किसी में K इक्विलिब्रियम की वैल्यू काफ़ी कम है, 10⁻³ से भी कम, तो इसका मतलब हुआ न्यूमरेटर बहुत कम है, डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है। मतलब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट बहुत कम है। तो ऐसा रिएक्शन किसी भी इंडस्ट्री में काम का नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट आपके बहुत ज़्यादा बच जा रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है। तो ये रिएक्शन रिएक्टेंट फेवरेबल है। तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जा रहा है, कितना बैकवर्ड रहेगा, मीन्स फॉरवर्ड नहीं जाएगा कितना। अब K इक्विलिब्रियम की वैल्यू ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती कि आपने कितने रिएक्टेंट्स लिए हैं, कितने प्रोडक्ट्स लिए हैं, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितनी है, कैटलिस्ट प्रेजेंट है या नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। K इक्विलिब्रियम कब चेंज होता है, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है ये डिफाइन किया गया था वैन हॉफ इक्वेशन में। तो हमारे पास एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन थी, ठीक है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में डेल ऑफ डेल्टा जी नॉट अपॉन टी को डेल टी के साथ, टेम्परेचर के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट किया जा रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। आई होप आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, मैथमेटिकल है, तो जस्ट देखने के लिए कि इक्वेशन कहाँ से हमारे पास आती है। तो ये एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन थी। एक डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था, -2.303 RT लॉग बेस 10। यहाँ नेचुरल लॉग है तो 2.303 नहीं होगा, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT नेचुरल लॉग KP। इस वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, क्या वैल्यू है, अगर आपका ये देखिए टेम्परेचर और R तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, तो डेल्टा H अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉग KP विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पॉजिटिव है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो KP भी बढ़ेगा। पर अगर आपका डेल्टा H नेगेटिव निकला तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉग KP विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो KP कम हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब इसी इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं कि K आपका कहाँ से कहाँ गया, K1 से K2 तक, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गया, T1 से T2 तक, तब आपके पास ये फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आती है
log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो आपको उसकी डेरिवेशन दिखा दी है मैंने कि कहाँ से इक्वेशन आई। यही इक्वेशन आपको याद रखनी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। अब ये तो है कि टेम्परेचर T1 पे K1 था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और T2 पे वो K2 हो गया। तो जब आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को कंपेयर करना है तब आप ये इक्वेशन लगाओगे। बट एक ही टेम्परेचर पे K की वैल्यू इस इक्वेशन से पता लगती है कि नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस एक कांस्टेंट है और इसको कैलकुलेट करने पे ये इक्वेशन आती है। तो नेचुरल लॉग K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाय आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाय आर। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये नॉट ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप K इक्विलिब्रियम या लॉग K इक्विलिब्रियम को प्लॉट करते हैं 1/T के साथ, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू 1/T प्लस ये कांस्टेंट C, इसको हम ले लेते हैं y, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा x, ये c। तो क्या इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो y वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या है, स्लोप है आपकी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। तो डेल्टा एच जब पॉजिटिव है एंडोथर्मिक तो स्लोप नेगेटिव हो गई, और डेल्टा एच नॉट जब नेगेटिव है एक्सोथर्मिक तब स्लोप पॉजिटिव हो गई। तो रहेगा स्ट्रेट लाइन पर एंडोथर्मिक के लिए नेगेटिव स्लोप, एक्सोथर्मिक के लिए पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमारे पास यहाँ सब्सटेंस है AN गैसेस, ठीक है, ये A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, कुछ भी। ये डिसोशिएट करके अपने N पार्टिकल्स बना रहे हैं। तो T इज इक्वल टू 0 पे हमने A मोल्स लिए थे और प्रोडक्ट कितना था, 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अमाउंट डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। तो कुछ टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम आ गया तो A में से X अमाउंट चले गए, डिसोशिएट हो गए। तो कितना अमाउंट डिसोशिएट हुआ, X। कितने में से, A में से। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, X अपॉन A। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि X इज इक्वल टू A इंटू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर X जाएगा तो कितने बनेंगे मोल्स, NX। तो टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे कितने आ गए, A इंटू 1/n-1 अल्फा। अब मास कंजर्वेशन अगर लगाएं तो रिएक्टेंट में अगर 20 ग्राम से स्टार्ट किया था तो प्रोडक्ट भी तो 20 ही ग्राम मिलेगा, क्योंकि मास कभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्रिएट नहीं हो सकता। तो रिएक्टेंट देखिए स्टार्ट जो किया था A मोल थे, A का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, MAN, मतलब एक मोल का मास। तो A मोल्स का मास कितना हो जाएगा, A इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ AN। अब फाइनली हमारे पास AN भी है, थोड़ा सा A भी है, तो एक मिक्सचर सा बन चुका है। मिक्सचर के लिए तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, M मिक्स अननोन है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके पास A मोल्स थे, फाइनली आपके पास कितने मोल्स हैं, इतने मोल्स, A इंटू 1+n-1 अल्फा। तो मिक्सचर के एक मोल का मास कितना होगा, M ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के इतने मोल्स का मास कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू M ऑफ मिक्सचर। हो गया यहाँ पर मास कंजर्वेशन। तो M मिक्सचर कितना आ गया, मास ऑफ रिएक्टेंट, ओरिजिनल रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सॉरी नॉट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, 1/n+n-1 अल्फा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जो मिक्सचर बना इक्विलिब्रियम पे उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए। अब मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल D लिया गया है डिसोसिएशन से पहले की वेपर डेंसिटी, मतलब कैपिटल D क्या होगा, डिसोसिएशन से पहले क्या था, सिर्फ AN था। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ AN डिवाइड बाय 2। डिसोसिएशन के बाद क्या आ गया, मिक्सचर बन गया।
तो जो स्मॉल डी है वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब हुआ कि आप एम मिक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2D। एम ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कैपिटल डी। वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2। तो डी बाई डी कितना बचेगा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो ये वेपर डेंसिटी की टर्म में भी सॉल्व किया जा सकता है। तो दैट इज़ अबाउट द टोटल रिकैप ऑफ द चैप्टर। क्योंकि हम यहाँ पर जो लीड चैटलियर प्रिंसिपल है उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें फिर बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन में हमें जाना पड़ेगा। तो उसको हम जब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहीं पर हम समझ लेंगे कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इनको आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग कर लीजिए। आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जेईई मेंस और बेसिक पीएमटी एग्जामिनेशन। Okay, so thank you for your time. Provide your feedback at the email ID or phone number given.